गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी, और एक टॉपिक और रहेगा साइमन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मात्र 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट इसको 2 बार देखेंगे और चीज़ें अपनी बेहतर करेंगे। ठीक है, तमाम सारे मुद्दों पे हमने बात कर ली हुई है। 1857 से लेके 1905 का फेज, और 1905 का फेज से लेके 1919 और 1939 से 1919 का फेज जो है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें असहयोग आंदोलन हमने कर लिया हुआ है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलता है, बीच बीच में तमाम सारे हॉल्ट आ जाते हैं, हर्डल्स आ जाते हैं। तो इन हर्डल्स को भरने के लिए इन जो भी आप कह सकते हैं, जो एकदम से कुछ शून्यता व्याप्त हो जाती है बीच बीच में, को भरने के लिए तमाम सारे ऐसे आंदोलन जो है वो उठ खड़े होते हैं। फिर वो चाहे हम बात करें 1916 के होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, या इसके पहले जब आप बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, तो उस टाइम तमाम सारे क्रांतिकारी थे, वो उस हर्डल्स को पूरा कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जो खामियां थी आप कह सकते हैं, जो बीच में शून्यता आ जाती थी, ठीक है, उसको भर देते थे वो। तो विदेश में रहने वाले क्रांतिकारी और यहाँ पे भारत में रहने वाले क्रांतिकारी जो है, उस टाइम पे ऐसे फेज में वो क्या करते हैं, आंदोलन को खड़ा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत आजाद तभी हुआ है जब ये जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बीच में कोई शून्यता नहीं रही है। भले ही आप कहेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बाद में भी अगर शून्यता रहती तो रिदम टूट जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे शून्यता भरने के लिए, जो बीच में शून्यता थी उसको भरने के लिए स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी जैसी अवधारणाएं बीच में आती है। ठीक है, और इस टाइम गांधी जी भी जेल में थे, और आपने देखा हुआ था कि 1924 में उनको या देखेंगे अभी 1924 में उनको खराब स्वास्थ्य के कारण उनको रिहा कर दिया जाता है। तो इस बीच में भी आप देखेंगे कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच में आप देखेंगे काफी अंतर है, लगभग 10 साल का है। ठीक है, और इस 10 सालों में क्या चीजें होती रही बताइए। 10 साल अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आंदोलन कैसे बढ़ेगा। तो यही ऐसे छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो आगे लेके चलते हैं, भारत को स्वतंत्रता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भारत को स्वतंत्र कराते हैं। तो ये तमाम सारे जो है हर्डल्स हैं, जो शून्यता है, इसको पूरा करने के लिए लीग का गठन हो जाता है, हमारे क्रांतिकारी आ जाते हैं, स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी दल का गठन हो जाता है। तो जो शून्यता है वो नहीं रहती है और हमारे आंदोलन जो निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई गांधी जी नहीं थे उस टाइम पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, गांधी जी भी साथ दे रहे थे उस टाइम पे, भले वो जेल में थे लेकिन उनसे मिलने जाया जाता था। कोई भी कार्यक्रम शुरू किया जाता था तो उनसे सलाह ली जाती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो वहां से उनकी शक्ति और उनकी जो अब स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं वो एक तरह से लोगों ने पहचान ली हुई थी। तो गांधी जी के संपर्क में सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे 10 साल का बहुत बड़ा गैप है, और उस 10 साल के गैप में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं। और 1920 से लेके 1930 के बीच की हम बात करेंगे, और ये संकरणकालीन दौर है, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लोग नए हैं अभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहो। इसमें मैं 150 घंटे में करा रहा हूं, इसके बाद में हमारी और तमाम सारी योजनाएं हैं, और इस पे जितना भी कोर्स आपको कराया जाएगा सारा फ्री कराया जा रहा है। इसका कोई भी चार्ज और पैसे और फीस नहीं ली जाएगी, कोई पे नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको पीडीएफ भी यहीं से मिल जाएगी, आप फोटो कॉपी करा के पढ़ो या मोबाइल से पढ़ो। बाकी कोर्स आपको यहाँ सारे मिल जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर करें कि हमें फीस देनी नहीं, कोई फीस नहीं देनी है, ये पूरा फ्री है। ओके, और इसको सब्सक्राइब करो और इसको भेजो भाई। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, फीस देकर नहीं कर पा रहे हैं चीजें, वो क्या आईएएस बनने का उसका अधिकार नहीं है? अधिकार तो ऐसे करो, मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूं ना। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, इसको भाई भेजते रहें आप। ठीक है, टाइमिंग देख लो भाई आज। अच्छा, हालांकि कल जो है ये क्लास 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, थोड़ा डिले था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही, लेकिन शेड्यूल यही रहेगा। ठीक है, शेड्यूल जो है यही रहेगा। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं फटाफट अपने फेज में 1919 से लेके 1939 के फेज में चलते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे।
खिलाफत आंदोलन की हमने बात कर ली हुई थी, इसके बारे में हमने बातें कर ली हुई थी। और आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की हमने बात करी थी, बड़े पैमाने पर ये आंदोलन जो है फैला हुआ था, ठीक है, इसकी भी हमने बातें करी हुई थी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। बड़े मुद्दे पे बात करते हैं जिसका नाम है स्वराजवादी पार्टी और परिवर्तन विरोधी, ठीक है। तो स्वराजवादियों का अलग मत था और परिवर्तन विरोधियों का अलग मत था। स्वराजवादी चाहते थे परिवर्तन, और परिवर्तन विरोधी जैसे नाम से विदित है कि वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। और कहां कहां परिवर्तन करना है ये भी आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसमें आपको जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की, ठीक है, स्वराज पार्टी की हम सबसे पहले बात करेंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे फोटो में स्वराज पार्टी में जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार देख लेंगे फोटो तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी के अर्थात कह सकते हैं कि समर्थक हैं, और ये चाहते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक शून्यता जो है वो ना बनी रहे, इसके लिए स्वराज पार्टी जैसी कोई अवधारणा वो लाते हैं, अर्थात उसके समर्थक है। सी.आर. दास इसमें ऐड हैं, ठीक है, वो भी इससे जुड़े हुए, और अजमल खां ये भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण नेता, चोटी के नेता शामिल हैं। मोतीलाल नेहरू हैं, सी.आर. दास हैं और अजमल खान है, ठीक है। कैसे कैसे इसका शुरुआत होता है, कैसे इसका गठन होता है, देख लेते हैं एक बार फटाफट, और कब से इसका गठन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी आप देखेंगे कि 12 फरवरी को या 11 फरवरी के आप कह सकते हैं, बारदोली से वहां से गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन कर देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इसका औपचारिक जो है स्थगन इस समय है, इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो जाती है, तमाम सारे नेता जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी से पूछा जाता है कि आपने ये सारे काम किए हुए तो आपको कितनी सजा दी जाए, तो बोलते हैं कि हम तो तिलक जी के उत्तराधिकारी हैं, आज जितनी तिलक जी को सजा दी गई थी उससे कम सजा हमारे लिए जो है नाकाफी होगी। तो क्या करते हैं, 6 साल की सजा उनको सुनाई जाती है, हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण उनको 1924 में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भरने के लिए आप देखेंगे कि मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रपति खेमे में बिखराव आने लगा हुआ था, जैसा कि हमने अभी वक्तव्य में अपने बोला हुआ है, और संगठन टूटने लगा हुआ था। जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर होने लगा था, क्योंकि वो गांधी जी की स्ट्रेंथ और शक्ति को देख चुके हुए थे कि अगर गांधी जी नहीं है तो चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रवादी नेताओं का भी मनोबल बहुत कमजोर पड़ने लगा हुआ था। और देखेंगे कि ये परिवर्तन समर्थक जिनको हम लोग स्वराजी बोलते हैं, ठीक है, इसमें ये 3 लोग आते हैं और एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। एक बार फिर से मैं नाम बोल देता हूं जिससे आपको नाम याद रहे, पूछे जाते हैं। नाम क्या है उनका, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और अजमल खान यहाँ पे हैं, ठीक है, 3 लोग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चोटी के नेता हैं। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व सी.आर. दास, जैसा कि मैंने अभी फोटो में दिखा दिया है, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान कर रहे थे। वो चाहते थे कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद कर दें, जैसा कि बहिष्कार की बात की गई थी। कब की गई है, असहयोग आंदोलन में, कि एक तो वो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका बहिष्कार कर दिया जाए, और जो भी न्यायालय हैं, जो भी स्कूल हैं, सबके बहिष्कार की बात की गई थी। आपने देखा हुआ है, हमने बताया भी हुआ है। तो ये चाह रहे थे कि ठीक है, अब सब चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अब दमन चक्र भी चल गया है ब्रिटिश सरकार का, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दिया जाए, ऐसा वो बोलते हैं कि हम बहिष्कार बंद कर दें। फिर आगे क्या किया जाएगा देखते हैं। इनका विचार था कि वह असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे और सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। अब इनका मत था कि हम बाहर से कुछ नहीं करेंगे, असहयोग सरकार के साथ में हम यहां नहीं करेंगे, अब कहां, अंदर जाके करेंगे। अंदर मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिलों में जाके हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जाके बहिष्कार करेंगे, जाके उनके कानून का विरोध करेंगे, जाके
हम बाहर नहीं करना चाहते, अंदर घुस के सरकार में जो है उससे लोहा मोल लेंगे और उनके जो भी नियम कानून बन रहे हैं, जो भी विधान बन रहे हैं, उनका हम विरोध करेंगे। तो ये स्वराजवादियों का ऐसा मानना था, जो कि परिवर्तन समर्थक भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनका यह विचार था और इनका तर्क था कि यह युक्ति जो है वो असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं है, अपितु इसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। वो कहते थे कि इससे असहयोग आंदोलन अभी हमारे दिलों में क्या है, अभी भी व्याप्त है। हालांकि गांधी जी ने उसका स्थगन कर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी बनाने का एक तरह से रणनीति है, एक साधन है कि हम अभी भी बहिष्कार की नीति अपनाए ही हुए हैं, लेकिन सरकार के अंदर जाके। तो इनका ऐसा तर्क था और यह संघर्ष एक नया मोर्चा सिद्ध होगा, उनका ऐसा भी मानना था। किनका? स्वराजवादियों का। दूसरे शब्दों में कहें, उनका उद्देश्य था कि विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना, अपने अनुसार चलाना, अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना था। तो एक तरह से वो मानते थे ये बहिष्कारी तो है, इसमें हम कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं, आप तो सब लोग गिरफ्तार हो गए, हम क्या करेंगे? आंदोलन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, तो हम सरकार के अंदर जाके वहां के कामकाज को रोक देंगे, वो भी तो एक बहिष्कार में गिना जाएगा। उसमें भी तो क्या कर रहे हैं हम कॉपरेट तो नहीं कर रहे हैं ना। तो उनका मानना ऐसा था, और अगर ये सफल हो गया तो हम विधान परिषदों को समाप्त भी कर सकते हैं। स्वराजियों का कहना ठीक था, एक तरह से भी ठीक लग रहा है। देखते हैं आगे। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें स्वराजवादी परिवर्तन समर्थक बोला गया है। इसमें सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। पॉइंट को नोट करके पढ़ा जाए, सारे एग्जाम वालों, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम वालों, नोट करेंगे कि सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या थे, इसके सचिव थे। ठीक है, सचिव चुने गए थे। ठीक है, सचिव चुने गए थे। अब ये मत बोलना अजमल खान क्या थे उसमें, वो सदस्य थे। ठीक है, वो सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे सीआर दास अध्यक्ष हैं। तो इनका तर्क ये है इस तरह से कि हम बहिष्कार ही करेंगे, ये कोई बहिष्कार को नकारना नहीं, ये तो बहिष्कार ही है, मतलब असहयोग आंदोलन अभी जारी है। ठीक है, ये परिवर्तन समर्थकों का नाम था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे परिवर्तन विरोधी, जो कि ऐसा नहीं चाहते थे। इनका मानना था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे हम जब ऐसी पृष्ठभूमि तैयार होगी, जब जनता जो है ऐसा तैयार होगी कि ठीक है कोई आंदोलन खड़ा किया जाए, तो हम खड़ा कर लेंगे ऐसे आंदोलन। तो गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए थे, जो नेता बाहर थे, जैसे कि आप देखेंगे एम.ए. अंसारी हैं यहाँ पे, और सी राजगोपालचारी हैं, और वल्लभ भाई पटेल है, और राजेंद्र प्रसाद। तो इनका मानना था कि हम गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते हैं और कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे छुआछूत स्कूलों की स्थापना, छुआछूत विरोधी आंदोलन का गठन करना, लोगों को समझाना, फंड इकट्ठा करना, और साफ सफाई, स्कूलों का गठन किया जाए, पंचायतों का गठन किया जाए, वगैरह वगैरह। ये ऐसे रचनात्मक कार्यों का ध्यान दे रहे थे। कौन कर रहे थे? परिवर्तन विरोधी। ठीक है, तो इनका क्या मानना था? ये कह रहे थे कि भाई हम प्रवेश नहीं करेंगे उसमें, हम उनको सीधे से नकार देंगे कि हमें प्रवेश नहीं करना, मतलब हम बाहर रह के ही बहिष्कार की नीति अभी भी अपनाएंगे। तो ये परिवर्तन विरोधी थे, ये कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। देखते हैं इसमें क्या होता है। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे तथा स्वराज्यों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया है। और इस विचारधारा के समर्थकों में, जैसा कि हमने फोटो भी आपको दिखा दी है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और एम.ए. अंसारी प्रमुख थे। ठीक है, परिवर्तन विरोधियों ने विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध किया। ध्यान रखना, विरोध किया हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि विरोध किया हुआ था या न्यूट्रल रहे थे? नहीं, विरोध किया हुआ था। और इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा हो जाएगी, और जो स्वराजवादी हैं अगर वो सरकार में शामिल हो गए तो हमें डर है कहीं वो अंग्रेजी सरकार के समर्थक ना बन बैठे और हमारे रचनात्मक कार्यों और आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ऐसी आशंका कौन जता रहे थे? ऐसी आशंका परिवर्तन विरोधी जता रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कह रहे थे कि भाई रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा हो जाएगी,
जो गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों की बात कही है, छुआछूत विरोधी लीग का गठन करना, ऐसे लोगों को समझाना, स्कूल कॉलेजेज पंचायती राज का गठन, तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे पिछड़ जाएंगे और वो सरकार के समर्थक बन बैठेंगे। इस वजह से परिवर्तन विरोधियों को ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा डर लग रहा था, ठीक है। और इसी वजह से ये विरोध कर रहे थे कि भाई हम विधान परिषदों में जाके जो है अंदर जाके कोई उनका विरोध या प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम बाहर रह के ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ, तो यहां पे क्या फैसला लिया गया एक बार देखते हैं कि सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबद्ध एक प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वे समाप्त हो जाएंगी, जैसा कि वो पहले से ही बोल रहे थे कि या तो वो ये परिवर्तित हो जाएंगी या हमारे कहने के अनुसार काम करेंगी और या फिर समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम तो हर कदम पे विरोध ही करेंगे जाके इनका, ठीक है। तो ये गया में ऐसा उन्होंने क्या किया, गया में 1922 में ऐसा प्रस्ताव किया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल और गोपालचारी राजेंद्र प्रसाद यहां पे देखेंगे और इसका तीव्र जो है वो विरोध किया गया, प्रस्ताव नामंजूर हो गया, ठीक है। यहां पे और जो आप देखेंगे यहां पे जो आप कह सकते हैं ये शामिल थे, क्या नाम है इनका, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद, इसका तीव्र विरोध कर रहे थे। और इनके विरोध करने के बाद में देखेंगे कि ये प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जाता है, जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो गया अधिवेशन में क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री थे, हालांकि इनके महामंत्री और अध्यक्ष होने के बाद में भी आप देखेंगे कि जो परिवर्तन विरोधी हैं उन्होंने जब इसका तीव्र विरोध किया, प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया कि आप जो है इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है, भाग लेने के विरुद्ध जैसे ही तीव्र विरोध किया तो आप देखेंगे अध्यक्ष और महामंत्री होने के बावजूद इनके प्रस्ताव वो नामंजूर कर दिए गए। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों ने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया हुआ था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया था, तो वो कहां दिया है, गया अधिवेशन में, ठीक है। अपने अध्यक्ष पद से सीआर दास ने इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री के पद से, कांग्रेस के महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो 1922 में ये कांग्रेस से अलग हुए, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्वराज्यों का तर्क हमने पहले ही देख लिया हुआ था, थोड़े से तर्क और हैं जो कि आपको फैक्ट के तौर पर याद रखने चाहिए या स्टेटमेंट के तौर पर याद रखने चाहिए। कैसे? स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी। पहले ही बता चुके हैं कि हम बाहर विरोध करें, बहिष्कार करें या अंदर बहिष्कार करें, असहयोग आंदोलन रुकेगा नहीं आपका। तो ये क्या कह रहे थे कि असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा तथा इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। तो ऐसा मानना स्वराज्यों का था, वो ऐसा तर्क दे रहे थे। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदों तो अस्तित्व में बनी ही रहेंगी। वो कहते थे कि कांग्रेस कितना भी विरोध कर ले, लेकिन विधान परिषदें तो हमेशा के लिए बनी रहेंगी और चुनाव में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग भी ले लेंगे, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा हम ही चले जाएंगे ना उसमें, एटलीस्ट हम विरोध तो करेंगे जाके उनके हर एक कदम पे, ठीक है। तो ये किसका तर्क था? ये स्वराज्यों का तर्क था, जिसमें सीआर दास, अजमल खान और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। और इससे आगे कहते हैं वो, इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा। इससे जनता का जो प्रभाव है, कांग्रेस का प्रभाव जनता पर कम हो जाएगा। क्यों भाई? कांग्रेस तो इस समय एक्टिव है ही नहीं, कांग्रेस के चोटी के नेता सारे जेल में हैं और लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे, विधान परिषदें बनी ही रहेंगी, तो क्या किया जाए? और अगर ऐसा हो गया कि लोगों ने फिर वोटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे तो अपने लोग तो होने चाहिए, कुछ कांग्रेसी नेता तो होने चाहिए। वोटिंग अगर हो गई तो किसको वोट करेंगे? जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक हैं। और ऐसे चीजें कैसी हो जाएंगी? ऐसे चीजें क्या है, पेचीदा हो जाएंगी और कांग्रेस का प्रभाव उन पे कम हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है, जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तमाम सारे लालच देगी और वो कांग्रेस के विरुद्ध उनको भड़काएगी। तो क्या है, कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाएगी और ये सरकार के अवैध कानूनों को
वैध बनाने का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मानना स्वराजियों का था, उनका ये तर्क था। बात समझ में आ गई क्यों ऐसा हो रहा था? और विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य से राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में इस्तेमाल करना था। ठीक है, राजनीतिक मंच के रूप में उसको इस्तेमाल करना था। किसको? विधान परिषदों को। ठीक है, एट लीस्ट इनकी परिस्थिति तो बनी रहे कि हाँ कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ पे हैं, तो एक तरह से जनता का विश्वास बना रहेगा यहाँ पे। और उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा कोई भी मानना नहीं था कि हम जो है इसका हथियार के रूप में प्रयोग करें। ठीक है, हथियार के रूप में प्रयोग करें। तो ये उनका तर्क था, किसका? स्वराजियों का तर्क था। ठीक है, अब देख लेते थोड़ा परिवर्तन विरोधियों का तर्क। ठीक है, परिवर्तन विरोधियों में कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, श्री राजगोपालचारी हैं, ठीक है, एम ए अंसारी हैं। तो ये चोटी के नेता हैं। तो इनका क्या तर्क है एक बार देखते हैं। परिवर्तन विरोधियों का तर्क था कि संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे और संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा। उनको लगेगा अच्छा आप तो सरकार के ही बन बैठे हैं, आप तो सरकार के ही बन बैठे हैं, तो हम आपके रचनात्मक कार्यों में भाग क्यों लें? जब आप सरकार के ही बन बैठे हैं, सरकार की विधानसभाएं जो बनाई गई हैं उसमें आप भाग ले रहे हैं, तो जनता के पास में कैसा गलत मैसेज जाएगा एक तरह से। ये किनका तर्क था? ये परिवर्तन विरोधियों का तर्क था। तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। क्या पता कि आप सरकार में शामिल हो गए हैं तो क्या मालूम आप भी सरकार की जैसी नीतियों का समर्थन करने लग जाए, आप भी भ्रष्ट हो जाए। आप तर्क दे रहे हैं कि नहीं असहयोग आंदोलन अवरुद्ध नहीं होगा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप जो है उसमें शामिल होंगे? तो कहते हैं कि मछली अगर जल में रहे और पानी ना पिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये परिवर्तन विरोधियों का तर्क था। ठीक है, कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाएगी, ये ऐसा मान रहे थे। और यहां पे विधायक नहीं है, यहां पे विधेयकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग, विधायक ये यही है भाई। ठीक है, और इनका मानना था कि जो विधायक बन जाएंगे, एमएलए जो बन जाएंगे, तो विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे, धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ था कि स्वराजवादियों को यह भी डर लग रहा था कि आप सरकार में शामिल हैं और आप सरकार का समर्थन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा भी उनको डर लग रहा था। नेक्स्ट देखें, विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो उनका ऐसा मानना था कि अभी जो हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, जनता के रचनात्मक कार्यों को हम लोग उनको बताएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको राजनीतिक शिक्षा देंगे। ठीक है, और छुआछूत जैसी तमाम सारी जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे, स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, पंचायतों का गठन करेंगे, वगैरह वगैरह चीजें होंगी। तो मेल मिलाप भी हो जाएगा और इससे क्या है, वो शिक्षित भी हो जाएंगे। तो हम एक आंदोलन के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन विरोधियों का ऐसा मानना था, ऐसा उनका तर्क था। अब हम बात करते हैं दोनों पक्षों के मध्य समझौता कैसे होता है। जब दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अवधारणाएं अपनाए हुए, विचारधाराएं अपनाए हुए, तो समझौता कैसे हुआ? देखिए, चुनाव लड़ने की अनुमति दे देगी। यहां पे दोनों पक्षों की बात करें तो स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई, और यहां पे देखेंगे स्वराजियों ने भी केवल एक शर्त को छोड़कर कि वो विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया गया। यहां पे आप देखेंगे परिवर्तन विरोधी थे, उन्होंने मतलब टिक सही का टिक मार दिया, बोला ठीक है आप चुनाव लड़िए जाके। और यहां पे जो स्वराजवादी थे, इन्होंने भी क्या कहा कि ठीक है भाई, एक शर्त को छोड़कर कि हम विधान परिषदों में चुनाव ना लड़े, इसको तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बाकी सारी कांग्रेस की जो भी मांगे हैं उनका मैं समर्थन करूंगा। ठीक है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ऐसा कौन बोल रहा है? ये स्वराजवादी बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये
परिवर्तनवादियों ने बोल दिया ठीक है आप लड़िए जाके। और ऐसा हुआ भी क्यों, ऐसा हुआ भी क्यों? याद करो वो कुर्बानी 1907 की, 1907 सूरत विभाजन, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। इस डेट को मैंने इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि 1907 की कुर्बानी याद करो, जब कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी, ठीक है, गरम दल और नरम दल। तो ऐसी स्थिति ना बने, ऐसी स्थिति 1907 की स्थिति ना बने, 1907 की स्थिति ना बने, इस वजह से दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया था। गांधी जी को यह डर था, गांधी जी को यह डर था कहीं 1907 की स्थिति ना बन जाए कि कांग्रेस फिर से विभाजित हो जाए, दो धड़ों में विभक्त हो जाए। उससे अच्छा है कि समझौता कर ही लीजिए। तो समझौता एटलीस्ट हो जाता है। लास्ट में आप देखेंगे कि परिवर्तन जो समर्थ विरोधी है वो समर्थन दे देते हैं, ठीक है आप लड़िए, और स्वराजवादी बोल देते हैं कि कांग्रेस के हमें सभी मांगे मंजूर हैं सिवाय एक के कि हम विधान परिषद में भाग ना लें, ठीक है। और नवंबर 1923 में नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव जो है वो आयोजित किए गए थे। मित्रों ध्यान रखना, ये जो 1923 में चुनाव लड़े गए हैं ये 1919 के अधिनियम के आधार पर लड़े गए, ठीक है, 1919 के अधिनियम के आधार पर लड़े गए, ठीक है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था अधिनियम उसके आधार पर लड़े गए। तो ये बातें हमने देख ली, यहाँ पे समझौता हो गया। अब स्वराजवादियों को चुनाव घोषणा पत्र देख लीजिए एक बार। अक्टूबर 1923 में घोषित अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्वराजियों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ था कि हम साम्राज्यवाद का तहे दिल से क्या है विरोध करेंगे, ठीक है। तो ये उनका मुद्दा था। अब गांधी जी की प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं, वो कहां पे देख। प्रारंभ में गांधी जी ने विधान परिषदों के सदस्य बनने तथा उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, वो नहीं मानते थे। वो जो स्वराजवादियों का मानना था कि हम अंदर जाके विधान परिषद में जाके उनका विरोध करेंगे, जाके सरकार का विरोध करेंगे, तो गांधी जी ने मना कर दिया था, कह रहे थे ये उचित जो है नहीं है, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने विधान परिषदों का सदस्य बनने के लिए मना कर दिया हुआ था कि आप ऐसा मत करिए जाके, इससे चीजें क्या है उपेक्षित हो जाएंगी। और जैसा कि स्वराजवादी भी मान रहे, सॉरी परिवर्तन विरोधी भी मान रहे थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और अंसारी जी थे, ठीक है, तो वो मान रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी भी पहले शुरू में मान नहीं रहे थे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे, गांधी जब जेल में थे तो लोग क्या करते थे, इनके संपर्क में हमेशा रहते थे और गांधी जी भी संपर्क में रहते थे। लेकिन एक खास बात, फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराजियों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी थी। और उन्होंने भी बोल दिया था ठीक है भैया लड़ो जाके, लेकिन ध्यान रखना कि चीजें उपेक्षित नहीं होनी चाहिए। आपको जिस आधार पर भेजा जा रहा है विधान परिषदों में अनुमति दी जा रही, उस पर अपना अडिग रहना, ठीक है। तो गांधी जी भी मान गए थे। और नवंबर 23 में आपको संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली हुई थी। लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें जीती हुई थी, ठीक है। किसने जीती हुई थी? स्वराजियों ने, ठीक है। और आगे देखेंगे कि मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। कहां कहां स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है ध्यान रखना, मध्य प्रांत मतलब एमपी की मैं बात कर रहा हूं, आधुनिक एमपी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे तो स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। दूसरा, बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हुआ था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश तथा जिसको हम लोग संयुक्त प्रांत बोलते हैं, उस टाइम का ये संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली हुई थी। तो ये सारे आप देखेंगे 42 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी बात है जीतना, जब बहुत लोग समर्थन भी नहीं कर रहे। राजा महाराजा किसका? ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे होंगे, और राजा महाराजाओं का जो जनता जहां पे वो रहते थे उनका क्या, जमींदार जो है उनको जो है ब्रिटिश समर्थक थे, तो वो अलग थे। तो यहाँ पे 42 सीटें वो यहाँ पे ये जीतते हैं 101 में। और विधान मंडलों में स्वराजियों की गतिविधियां क्या थी एक बार देख लेते हैं। 1924 के अंत तक स्वराजियों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु से उन्हें और भी गहरा आघात लगा हुआ था। स्वराजियों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक कुछ नेता जैसे कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी, एनसी केलकर, इन्होंने सरकार के साथ समर्थन किया हुआ था, ठीक है, तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की
वकालत की हुई थी। ठीक है, तो कुछ नेता जो है यहाँ पे आप देखेंगे सरकार के साथ उन्होंने समर्थन किया हुआ था। ठीक है, लाला जी बोलते थे नहीं ये अच्छा नहीं है कि आप जो है सरकार का विरोध करें, सरकार का विरोध करें। मदन मोहन मौलवी भी नहीं चाहते थे कि सरकार का विरोध करे। ठीक है, और एनसी केलकर भी नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया होता, इन्होंने सरकार के साथ समर्थन किया था तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की थी कि ठीक है भाई हिंदू हितों की रक्षा करेंगे। तो यहां पे भी अंग्रेज क्या है, खूब खेल खेल रहे हैं सांप्रदायिक बांटने का, बांटो और राज करो की नीति का। तो यहाँ पे आप देखेंगे चोटी के नेता हैं भाई, मदन मोहन मौलवी, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, ये चोटी के नेता है। और इनको भी क्या है अंग्रेज बांट दे रहे थे। कैसे, बोल रहे थे कि ठीक है हम हिंदू हितों, जो हिंदू हैं उनके हितों का हम ध्यान रखेंगे, आप हमारा समर्थन करिए। और ये लोग क्या है, ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी कर रहे थे। तो ये ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। और ये किसके थे, स्वराजियों के खेमे से थे, स्वराजियों के खेमे से ही थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मौलवी ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति पुनः अपनी आस्था व्यक्त की तथा मार्च 1926 में विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया हुआ था। और दूसरी ओर स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे ने नवंबर 1926 के चुनाव का समर्थन किया तथा इसमें भाग लेने का फैसला किया हुआ था। ठीक है, जो एक पार्टी थी जिसमें हमने लाला जी को देखा हुआ था, केलकर जी को देखा हुआ था, ठीक है, और एक और नेता मदन मोहन मौलवी जी को देखा हुआ था। बाकी ने तो पार्टी छोड़ दी हुई थी, लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी दूसरे लोग, यही मदन मोहन मौलवी और लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या किया हुआ था, दोबारा से भाग लेने का फैसला किया हुआ था। ठीक है, दोबारा से भाग लेने का फैसला किया हुआ, मतलब दूसरे लोग। ठीक है, दूसरे लोग जो है यहाँ पे जो दूसरे खेमे के लोग थे उन्होंने चुनाव में भाग लेने का दोबारा फैसला किया होता। बाकी लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। ठीक है, सबको बुला लिया गया था कि अब आप आ जाइए। ठीक है, सबको बुला लिया गया था कि अब आप आ जाइए, अब हम एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा मानना था, तो कांग्रेस ने सबको बुला दिया था कि सब लोग अपना पद छोड़ दें। ठीक है, तो ये बातें हमने कही यहाँ पे कि स्वराजवादियों का क्या मत था और परिवर्तन विरोधियों का मत क्या था। देख लो यहाँ पे जो स्वराजियों की कुछ उपलब्धियां वो देख लो। स्वराजियों की उपलब्धियां क्या कहती हैं, बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध मतदान किया हुआ था, स्थगन प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता तथा औद्योगिकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए हुए थे। और 1925 में विठल भाई पटेल, ध्यान रखना कई बार वनडे एग्जाम में या पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में पूछ दिया जाता है, तो 1925 में विठल भाई पटेल जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय और स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराजियों की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अच्छा, ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो सरकार जो है वो अवांछित और विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती थी, ऐसा जो है पब्लिक सेफ्टी बिल में लिखा हुआ था। और यहां पे अगर ये पास हो जाता तो क्या होता, अवांछित और विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर दिया जाता। और ये जो है बहुत जरूरी था भारतीय आंदोलन के लिए कि ऐसे लोग बाहर नहीं जाएं, वो निर्वासित ना हो। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो है इस पे सरकार की पराजय होती और ये पास नहीं हो पाया था। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये किसकी, स्वराजवादियों की। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्वराजियों की कुछ कमजोरियां थी, देख लो। आपसे हो सकता है पीटी प्लस मेंस दोनों में कहीं पे लिखने के लिए आ जाए मुद्दे कौन कौन से हैं। ठीक है, स्वराजियों की कमजोरियां, सबसे यहाँ पे पहली बात देखेंगे, विधानमंडलों के भीतर अपने जुझारू संघर्ष तथा विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय जो है या आप कह सकते कोऑर्डिनेशन वो स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो एक तो जुझारू संघर्ष तो वो कर रहे थे विधानमंडल के भीतर, लेकिन विधानमंडल के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य, दोनों के मध्य क्या है, वो अंदर और बाहर दोनों के मध्य समन्वय नहीं स्थापित कर पाए थे। तो सबसे पहली कमजोरी।
दूसरी यहां पे देखेंगे व्यवधान की रणनीति की भी अपनी कुछ क्या है सीमाएं होती हैं। आप सरकार के साथ में कितना व्यवधान कर सकते हो भाई, कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा कि नहीं समर्थन करना चाहिए, कुछ चीजें तो अच्छी होएंगी। और हर टाइम आप किसी से लड़ नहीं सकते हो, ठीक है। हर टाइम आप कह सकते हो भाई 1922 में चुनाव हुए थे और 1926 में आपने इस्तीफा दिया, तो 4 साल तक आप किसी से कैसे लड़ सकते हो। तो यहां पे कह सकते हैं कि व्यवधान की राजनीति की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। आप कितना व्यवधान उत्पन्न करेंगे, वो सरकार है, कहीं ना कहीं से तो चीजें वो सही कर ही लेगी, तो ये अपनी सीमाएं होती हैं। और तीसरा मुद्दा देखेंगे कि सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ नहीं मिला हुआ था। जिसके सहयोगी घटक थे वो भी साथ नहीं दे रहे थे, ये भी एक इनकी कमजोरी थी। और चौथा मुद्दा देखेंगे कि विधान मंडलों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में ये सफल नहीं रहे थे। आप ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विधान मंडलों की शक्तियां और विशेषाधिकार का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे थे। कौन कर रहा होगा, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो पांचवा मुद्दा, काश्तकार नाराज हो गए थे और इसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे। याद रखना कि बड़े पैमाने पर आपने देखा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जब इकट्ठा एक साथ प्रारंभ हुए थे, खिलाफत आंदोलन को प्रयोग किया गया था सहयोग में, तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम एकता बड़े पैमाने पर स्थापित हो गई थी। लेकिन ये जब स्वराजवादी आए तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक मुसलमान वो काश्तकार थे वो नाराज हो गए थे, चीजें बेहतर नहीं हो पा रही थी, चीजें बेहतर नहीं हो पा रही थी। और लास्ट में देखेंगे कि पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे थे। तमाम सारे आप देखेंगे यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि तमाम सारे असंख्य जो है विद्रोह भी हुए थे इस टाइम पे। तो 1921 से लेके 1929 तक की बात करते हैं, रिपोर्ट में वो बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि तमाम सारे, और कहते हैं कि बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहे थे। तो ऐसे विद्रोहों को रोकने के लिए, जो सांप्रदायिक विद्रोह थे, ऐसे इनको रोकने के लिए ये लोग क्या है अपनी कह सकते हैं इनको कमजोरियों में गिना जाता है, तो स्वराजवादी इसको रोक नहीं पाए थे, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट बोलती है कि बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहे थे और उनको रोक नहीं पा रहे थे स्वराजवादी, ठीक है। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित होती है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हमने देख लिया इनकी कमजोरियां क्या है। परिवर्तन विरोधी के रचनात्मक कार्य क्या क्या है, देख लो वो क्या क्या कर रहे थे। हालांकि हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट देख लो। देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना करना, गुजरात के खेड़ा और बारदौली क्षेत्रों में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए थे। अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी और जहां विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए गए थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शराब और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता देने, ऐसे तमाम सारे यहाँ पे मुद्दे उन पे सहायता दी गई थी, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने आधार स्तंभ की भूमिका निभाई हुई थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले जनता को इतना परिपक्व कर दिया गया था परिवर्तन विरोधियों द्वारा, ठीक है, कि भाई वो आंदोलन में भाग ले सके और अच्छे से आंदोलन में भाग लें, जिससे कि आप कह सकते हैं कि इसमें कोई हिंसक तत्व ना विद्यमान रहे। अर्थात उनको अच्छी तरह से राजनीतिक शिक्षा दी गई थी, सबको एक साथ लेकर चलने की शिक्षा दी गई थी, एक यूनिटी बेस्ड जो है काम किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये रचनात्मक कार्य थे किसके, परिवर्तन विरोधियों के, जिसमें आप कह सकते हैं राजगोपालचारी और इसमें अंसारी साहब और वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे, थोड़ा सा प्रिंट है, सही कर लेते हैं। ओके, हाँ, आगे देखते हैं हम रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसा कि हमने परिवर्तन विरोधियों का मूल्यांकन किया हुआ है, इनका भी कर ही लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी, निम्न मध्य वर्ग और समृद्ध किसान ही लाभान्वित हुए थे। तो सबसे पहली इनकी क्या पहली कमजोरी थी, खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य थी, क्योंकि उस टाइम आप देखेंगे खादी का भी कपड़ा काफी महंगा होता था और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह आयातित कपड़ों की तुलना में महंगा पड़ता था, जैसा कि मैंने अभी शब्दों में बोल दिया हुआ है, बातों में। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीनों तथा कृषक तथा मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कह सकते हैं रचनात्मक कार्यों के मूल्यांकन में ये देखा गया है कि भाई वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे, जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे। और नोट करके यहां पे कुछ चीजें देखेंगे, यद्यपि स्वराजियों और परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा तथा कार्यशैली भिन्न थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखा और नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहां कहीं भी अवसर मिला एक दूसरे को सहयोग किया हुआ था। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि सिरे से नकार नहीं सकते हैं चीजों को कि स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधियों ने काम नहीं किया। काम किया उन्होंने, और ऐसा काम किया कि सबने अवज्ञा आंदोलन बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं लोगों को उसे जोड़ने का काम किया हुआ था। ठीक है, तो एक तरह से जो शून्यता थी, जो बीच में शून्यता थी, उसको भरने के लिए स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधियों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि उस टाइम देखेंगे गांधी जी और चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और कोई आगे इस आंदोलन को ले जाने के लिए कोई भी नहीं था। तो ऐसे टाइम में आप देखेंगे क्रिटिकल सिचुएशन थी कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी आते हैं और वो टाइम फेज जो होता है 1922 से लेके 1930 28-29 तक का, जब तक साइमन कमीशन का गठन नहीं किया जाता, उसके बीच के फेज को ये भरते हैं और ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। ठीक है, तो ये सारे कार्य हमने देख लिए मूल्यांकन। अब एक बहुत बड़े मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, इस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, ठीक, चलो। हाँ, तो इस पे हम लोग बात करेंगे और बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, क्यों आया था साइमन कमीशन, किस वजह से यहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। ओके, साइमन कमीशन अपने आप में ऐतिहासिक मुद्दा है। ठीक है, अपने आप में ऐतिहासिक मुद्दा है। इसके बाद में आंदोलन शुरू हो जाता है और गांधी जी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम आंदोलन करेंगे। कोई वजह रहनी चाहिए किसी आंदोलन को शुरू करने के लिए, तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी वजह है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, जो कि मैंने बातों बातों में आपसे बोल दिया हुआ है कि सबने अवज्ञा शुरू करने के सबसे बेहतरीन कारणों में से एक है, क्या है वो, साइमन कमीशन है। ठीक है, साइमन कमीशन है। बात करते हैं फटाफट, इसका विरोध कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था और कौन इसका समर्थक था। समर्थक भी होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके समर्थक भी होंगे। शुरू करते हैं वर्ष 1900, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, देखते हैं वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1929, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1929 को पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। कब करेगी? 1929 में करेगी। कौन से सुधार? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मांटफोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके सुधारों की क्या करेगी? समीक्षा करेगी। किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी और जिसका नाम जो है भारतीय विधिक आयोग था। ठीक है, मुद्दे को ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, मेरी बातें ध्यान रखेंगे। क्या जो साइमन कमीशन, उसको क्या नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था भारतीय विधिक आयोग। भारतीय विधिक आयोग था। गठन कब किया गया है? ये इसकी नियुक्ति की घोषणा कब की गई है? 1927 में। और जैसे ही आप देखेंगे इसकी घोषणा की, जैसे घोषणा की जाती है, जैसे बोला जाता है, स्पीच बोला जाता है, पूरे भारत में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने बोला हुआ था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी और आपने इसको 2 साल पहले ही गठित करने की बात कैसे कर दी? तो यहां पे बड़े पैमाने पर क्या है, लोगों में आक्रोश रहेगा। ठीक है, और इसका बड़े पैमाने पर विरोध होगा। हम देखेंगे कैसे कैसे। ठीक है, सर जॉन साइमन और इनके अध्यक्ष थे और सभी 7 सदस्य जो थे वो श्वेत थे, अर्थात अंग्रेज थे। विरोध इसकी वजह से भी था। ठीक है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, नए पैटर्न के साथ 2013 से अभी
21 तक के बीच में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था। आप देखेंगे शायद 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से इसी पेज में, ठीक है। तो यही एक लाइन दिया गया था कि इसमें सातों के 7 सदस्य थे, वो कैसे थे, अंग्रेज थे, स्वायत्त थे, उसमें किसी भारतीयों का पार्टिसिपेशन नहीं था, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो जी हां, यहां पे कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित यहाँ पे 7 सदस्य, और कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात इनके अध्यक्ष के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ था साइमन आयोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, देख लेना मुद्दे कौन कौन से हैं। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी। क्या रिपोर्ट देनी थी, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लो कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना कहां तक लाजमी है और क्या भारत इसके लिए तैयार है, और तैयार भी है तो कहां तक तैयार है। तो ये हमने देखा हुआ था, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 में जब की गई थी तो हमने देखा हुआ था, महामहिम ऐसा कहते हैं कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, हम ऐसा उत्तरोत्तर विकास करेंगे इसके बारे में। तो वही देखने के लिए तो आया हुआ था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वही देखने के लिए आया हुआ था कि भाई अब देख भी तो ले कहां तक जो है भारत के लोग तैयार हैं, उत्तरदायी शासन के लिए तैयार हैं, और तैयार भी है तो कहां से तैयार हैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाना था, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा क्यों हो गया, 1927 में ही इसका गठन की घोषणा क्यों कर दी गई। कारण समझिए, यहां पे कारण समझिए। कारण था ब्रिटेन की जो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी थी, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी बोलते थे, वह विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा ब्रिटेन के जो सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहती थी। ओके, तो यहां पे आपने क्या देखा हुआ था, यहां पे क्या देखा हुआ था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो सत्तारूढ़ थी वो चाहती थी कि अभी क्या है, विपक्षी लेबर पार्टी जो है वो आने वाली है, और अगर वो आ गई है तो जो काम हमें करना चाहिए था, जो काम हमें करना चाहिए था वो काम कौन कर देगी, विपक्षी लेबर पार्टी। और विपक्षी लेबर पार्टी जब ऐसा काम कर देगी तो हमारी आलोचना होगी बड़े पैमाने पर। तो इसी वजह से आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार जो है वो 27 में ही क्या कर देती है, यहां पे आप देखेंगे कि साइमन कमीशन के इसके गठन की घोषणा कर देती है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा तो है, एक कारण तो है, लेकिन बहुत बड़ा कारण नहीं है। यूपीएससी की नजर अभी यहां तक नहीं पड़ी हुई कि क्या कारण था कि साइमन कमीशन को इतनी जल्दी यहाँ पे इसको गठन करने की घोषणा कर दी थी। तो 27 में इसी वजह से गठन किया गया था। ये इनका अपना, आप कह सकते हैं कि एक तरह से महत्वाकांक्षा थी, किसकी, कंजर्वेटिव पार्टी की, कि सारी जो है अच्छी अच्छी चीजें लेबर पार्टी ना ले जाए, इससे हमारी आलोचना हो। तो अपनी आलोचना से बचने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने इतनी जल्दी जो है साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। कब, 2 साल पहले, अर्थात 1927 में ही, ठीक है। तो ये कारण था। और आगे देखेंगे, यहां पे आगे देखेंगे, अभी आगे देखते, थोड़ा सा इसको, ये कट रहा है, बाहर भी जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। चलो ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक है भाई। आगे देखेंगे इसमें, तो कंजर्वेटिव पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और उसकी बुराई ना हो, इंग्लैंड में उसकी बुराई ना हो, तो इस वजह से क्या 1927 में साइमन कमीशन को गठन करने की घोषणा कर दी थी, गठित करने की घोषणा कर दी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी या रूढ़िवादी दल की तत्कालीन सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधार हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। फलता इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड उनको मानते थे कि भाई अभी क्या है, भारत के लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब उत्तरदायी शासन की बात करते हैं, वो ऐसा नॉर्मल शासन चलाने के लायक नहीं, तो वो लायक ही नहीं समझते थे। ठीक है, सुनिश्चित योजना बनाने में कोई उनको सक्षम ही नहीं थे, उनके पास में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो संवैधानिक सुधारों हेतु कोई ऐसी योजना बनाए। ये कैसे हो सकता है? तो लॉर्ड बिरकनहेड ऐसा क्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे एक तरह से, और चैलेंज अभी देखना एक्सेप्ट भी किया जाएगा। अभी हम बात करेंगे, अभी जब नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो यही चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उनका एक तरह से चैलेंज था कि भी भारतीय सक्षम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत की थी उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया था? 1930 में। और एक चीज और ध्यान रखना स्टेट पीसेस वालों, इन्होंने जो साइमन कमीशन है भारत की 2 बार यात्रा की थी, संभवतः 1930 में भी की थी और 1929 में भी की थी। ठीक है, तो 2 बार जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 बार इन्होंने भारत की यात्रा की हुई थी। ऐसा कई बार 1-2 जगह पूछा गया हुआ है, 1-2 जगह पूछा गया, तो देख लेना। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो प्रकाश, इसमें क्या क्या संस्तुतियां थी देख लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा स्टाइल ये है कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कहां बेहतर है, कौन चीजें पूछी जा सकती हैं, प्रश्न कहां से बन सकता है। तो उसने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया हुआ है कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि प्रांतीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, अर्थात प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं। और वो कहते हैं दूसरे पॉइंट में कि सुझाव देते हैं केंद्रीय विधानमंडल का मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो, अप्रत्यक्ष तरीके से उनको चुना जाए। प्रत्यक्ष अभी चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, किसमें किसमें, केंद्रीय विधानमंडल में। और तीसरा वो सुझाव देते हैं कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, वो सिर्फ प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार के गठन की बात करते हैं, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार को सिरे से नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं अभी वो समय नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो अभी उचित समय नहीं आया है, वो ऐसा मानते हैं। और एक खास बात, चौथा पॉइंट, कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को अभी जारी रखा जाए। जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जो की गई थी 1919 के अधिनियम की बात करेंगे और 1929 फिर इसके बाद की बात करेंगे, लगातार ये चलती रहती है, इवन उसमें और बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो ऐसी व्यवस्था की वो जारी रखने की बात करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भी जारी रखी जाए। तो ये सारी बातें कौन करता है, ये अपनी रिपोर्ट में संस्तुतियां देते हैं या सिफारिश करते हैं। कौन करता है? साइमन जी करते हैं। ठीक है, सुझाव के प्रति प्रतिक्रिया देख लीजिए, सुझाव की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है एक बार देख लीजिए फटाफट। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित और तीव्र जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन में सदस्य ना बनाया जाना था और भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। इस पे भी काफी ज्यादा रोष था और ये सुझाव के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी बातें की जा रही थी। क्योंकि भारतवासी ये समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को ना लिए जाने से उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य ही नहीं समझते हैं। क्या हम उतने भी योग्य नहीं हैं? क्या हम अपना स्वशासन खुद से नहीं कर सकते? तो इसी वजह से आप देखेंगे सुझाव के प्रति ये भारतीयों की प्रतिक्रिया है। ठीक है, त्वरित और आप कह सकते हैं कि तीव्र जनारोष पैदा हो गया जैसे ये सुझाव दिया गया। ठीक है, तो ये सुझाव के प्रति हमने प्रतिक्रिया देख ली हुई थी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में हुआ, एम.ए. अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया हुआ था, बहिष्कार का विरोध किया हुआ था। इसी बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में
पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था? मद्रास अधिवेशन में। कब हुआ था? 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंसारी जी थे। इसके एमए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नेहरू के प्रयासों के फलस्वरूप जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ है। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई थी। मुद्दे को ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूज बहुत करोगे। कैसे कंफ्यूज करोगे कि मुस्लिम लीग भी क्या स्वागत कर रही है? स्वागत कर रही है? नहीं, स्वागत नहीं कर रही है, ये कांग्रेस का साथ दे रही है, अर्थात विरोध में शामिल है। लेकिन ध्यान रखना, मुस्लिम लीग भी दो गुटों में बटी हुई है। एक तो जिन्ना की जो लीग है, मुस्लिम लीग, वो साइमन कमीशन का विरोध कर रही है, और एक मोहम्मद शफी गुट है जो कि साइमन कमीशन का समर्थन कर रही है कि हाँ जी साहब, आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, कुछ लोग जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ लोग क्या है, समर्थन कर रहे हैं, अर्थात वो कांग्रेस के साथ में है। तो वो कौन कौन से जो कांग्रेस के साथ में, फिर से देख लीजिए, किसान मजदूर पार्टी कांग्रेस के साथ में है, लिबरल फेडरेशन ये भी साथ में है, और हिंदू महासभा ये भी साथ में है। मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना गुट है, मुस्लिम लीग में जो जिन्ना गुट है वो क्या है, कांग्रेस के साथ होता है और वो साइमन कमीशन का विरोध करता है। बहिष्कार करने का निर्णय देख लीजिए कौन कौन, बहिष्कार ना करने का निर्णय, सॉरी, बहिष्कार ना करने का निर्णय किसने किसने लिया हुआ है देख लीजिए, जो कि आप कह सकते हैं साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समर्थन कर रहे हैं कौन कौन से हैं? पंजाब में संघवादी, जिनको हम यूनियनिस्ट बोलते हैं। दूसरा नंबर पे मद्रास की जस्टिस पार्टी, ये भी साइमन का समर्थन कर रही है। मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम लीग हमने बता दी है जिन्ना गुट का, वो क्या है, विरोध कर रही है, कांग्रेस के साथ में है। लेकिन एक और मुस्लिम लीग जो कि दूसरा गुट है, उसका मोहम्मद शफी गुट बोलते हैं इसको, ये साइमन कमीशन का समर्थन कर रही है। और केंद्रीय सिख संगठन ये भी क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, जो कि आप देखेंगे अंबेडकर जी से जुड़े हुए होते हैं, ये भी क्या है, समर्थन करते हैं। ठीक है, ये भी समर्थन करते हैं। तो ये तमाम सारे हमने देखा कि कौन कांग्रेस के साथ में है और कौन कांग्रेस के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए हुए, किस तरह से विरोध हो रहा है। जन प्रतिक्रिया एक बार देख लेते हैं, कितना बड़े पैमाने पर इसकी जन प्रतिक्रिया है। लोगों ने काले झंडे भी दिखाए हुए थे, तमाम सारी जो है आप कह सकते हैं विरोध के नए नए तरीके अपनाए गए थे। देख लीजिए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। कहां पहुंचा था, ध्यान रखना वनडे एग्जाम वालों, बंबई पहुंचा है। वो डेट कौन सी है, 3 फरवरी 1928। और बंबई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालें एवं जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडे और साइमन गो बैक जैसे नारों से हुआ है। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया हुआ था। पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया हुआ था इन युवाओं ने। तो ये तमाम सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे भारतीयों द्वारा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जन प्रतिक्रिया आपने देख ली। पुलिस का दमन चक्र भी यहाँ चला था, आपने देखा प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र चला। कई स्थानों पर इसने लाठियां बरसाई हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत को लखनऊ में पूरी तरह से पीटा गया हुआ था और एक बहुत कह सकते हैं खराब घटना घटित हुई थी यहाँ पे, जिसको इतिहास में तो याद किया जाता है, लेकिन बहुत दुख के साथ देखेंगे आप यहाँ पे लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों के संघातिक प्रहार किए गए थे, जो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा आघात लगा हुआ था। कांग्रेस के जो कि गरम दल के नेता थे, उनका आप कह सकते हैं यहाँ पे देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से हो गई थी कि उन पर लाठियां बरसाई गई थी तमाम सारी और संघातिक प्रहार किए गए थे। इस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन की नीतियों का प्रभाव क्या हुआ, क्या क्या प्रभाव हुआ, देखते हैं एक बार फटाफट।
सारे मुद्दों को आज ही क्लियर करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव क्या हुआ है भारतीय राजनीति में। साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को मुख्य दो रूपों में देखा जाता है। देखते हैं, पहला यहाँ पे इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया। ठीक है, साइमन कमीशन ने इनको और उत्तेजित कर दिया और इसने लॉर्ड बिरकनहेड की इस चुनौती को, जो कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं, ऐसी उसने चुनौती दी थी। हमने अभी बता दिया हुआ है 8-10 मिनट पहले। ठीक है, उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि ठीक है भाई, आपकी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, देख लेंगे जो होगा। ठीक है, और इससे भारतीयों की इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। ठीक है, असाधारण एकता, आप एकता कह सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग आप देखेंगे एक साथ आ गए थे, एकजुट आ गए थे। हालांकि मोहम्मद शफीकुर जो मुस्लिम लीग का था, वो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था, लेकिन आपने देखा हुआ है यहाँ पे हिंदू सभा और किसान फेडरेशन या लेबर पार्टी आप कह सकते हैं, और जो भी मजदूर वर्ग था वो शामिल था, कांग्रेस के साथ में था, अर्थात वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। जिन्ना गुट जो था मुस्लिम लीग का, वो भी कांग्रेस के साथ में था और हमने देखा हुआ है साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। तो एक साथ असाधारण एकता प्रदर्शित हुई थी यहाँ पे। ठीक है, सब एक साथ आ गए थे। ठीक है, तो ये दो बातें थी। अब प्रभाव को हमने देख लिया हुआ है, मुख्य दो रूपों में देखा जा सकता है, इसकी बात हमने कर ली। ठीक है, तो ये बातें हमने की थी। अब कल जो हम लोग बात करेंगे, जो बिरकनहुड ने अपना वो किया हुआ था, चैलेंज किया था, उसको हम देखेंगे, और नेहरू रिपोर्ट जो है इसकी बात करेंगे हम लोग कल से। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट अपने आप में बहुत आप कह सकते हैं बड़ा प्रभाव रखती है भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इसकी बातें हम लोग कल करेंगे, इसकी बातें हम लोग कल करेंगे। ओके, चलो भाई, तो ये हम लोग कल करने वाले हैं, और तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में देखो पीडीएफ आपको इधर से मिल जाएगी। जो पीडीएफ है इसको मैं कंप्लीट करा लूं, ये फेज कंप्लीट करा लूं 1939 तक का। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगने वाला, 2-3 दिन लगेंगे। इसके बाद हम पूरा आपको पीडीएफ दे देंगे। ये साइट है हमारी, आप कह सकते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है? अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल। ठीक है, और इसमें ये नंबर्स दिए गए हैं, मोबाइल नंबर्स दिए, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अभी क्लास है हमारी 3 बजे से, उसको हम लोग करेंगे प्लेट विवर्तन की, यहाँ से सिद्धांत, या फिर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, या हमने शायद कल कर लिया है। ठीक है, चलो वहां से हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय बाय।